हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक पीसी बिल्ड या ख़रीदने से पहले। अगर आप प्री बिल्ड भी ले रहे हैं या आप खुद से बिल्ड भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ पता चलेगी कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और किस किस चीज़ों पे कितना ध्यान देना चाहिए। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो एक पीसी बिल्डिंग में ज़रूरी होती हैं, या एक पीसी जब आप ख़रीदते हैं तो वो ज़रूरी होती हैं। वैसे तो हर चीज़ ही ज़रूरी होती है, वो आपका सीपीयू हो, वो आपका मदरबोर्ड हो, वो आपका ग्राफिक कार्ड हो, वो आपकी पावर सप्लाई हो, रैम हो, वो स्टोरेज डिवाइस हो, हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है जो भी आप पीसी बिल्ड या ख़रीदने जाते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि किस पे आपको कितना फोकस देना है और क्या क्या कम से कम मिनिमम लेना चाहिए और मैक्सिमम आप क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो प्रोसेसर्स की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप प्रोसेसर लेने जाएं तो आपको भरमार मिलेगी, मतलब 10,000 रुपये से लेकर 2-2 लाख रुपए तक के आपको सीपीयूज देखने को मिलेंगे। और आप कंफ्यूज हो जाए तो यार मेरे लिए कौन सा सीपीयू है। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आपको पता है कि इंटेल के i3, i5 और i7 और i9 में आते हैं, और राइजन में राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9 आते हैं। तो ये एक 3579 का एक नाम है कि 3 सबसे कम है और 9 सबसे ज़्यादा है। तो सबको आसानी हो जाती है इंटेल में भी और राइजन में भी। लेकिन लेना कौन सा चाहिए, तो मैं आपसे सिंपली बोलूँ तो भाई लाइक एक्सेल शीट, पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाना और थोड़ा बहुत काम करना, मतलब नॉर्मली सा और हल्का फुल्का सा गेम खेलना, तो i3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है पीसी बिल्डिंग में। अदरवाइज आपका थोड़ा सा हैवी वर्क फ्लो है तो आपके लिए i5 है कि अगर आप फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़े मज़ों से चल जाएंगी। लेकिन आपका और थोड़ा हैवी काम है कि आप वीडियो एडिटिंग में भी प्रीमियर प्रो यूज़ करना चाहते हैं, फोटोशॉप भी आप बिल्कुल एक लेटेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करना चाहते हैं, तो आप सारी चीज़ें वीडियो प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन, आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो उनके लिए i7 हो जाता है। और गेमर्स के लिए भी खास तौर से कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग में, तो वो i7 की तरफ जा सकते हैं या राइजन 9 की तरफ जा सकते हैं। और फिर जब आपका i9 आता है या राइजन 9 आता है, वो बिल्कुल अल्ट्रा प्रो के लिए होता है, जिनका बहुत हैवी वर्कलोड होता है या बहुत बड़ा महंगा बिल्ड बनाते होते हैं, जिनको मेनली गेमिंग पे फोकस होता है। तो इन चीज़ों में ये काम आते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि हल्का काम है तो i3 लो, हल्का थोड़ा सा भारी काम है तो i5 ले लो, भारी काम है तो i7 राइजन 7 ले लो, और बहुत ज़्यादा भारी काम है तो राइजन 9 या i9 ले लो। सिंपल सा, मतलब ये एक बैरियर है। अब ये नहीं कि i5 है तो i5 उठा लो, नहीं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक ही प्रोसेसर के कई सारे मॉडल्स होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें F सीरीज़ भी होती है, K सीरीज़ भी होती है इंटेल में, राइजन में अलग होता है, G सीरीज़ होती है। तो आपको अलग अलग चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ये एक अलग से बहुत डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा अगर मैं सिर्फ सीपीयूज़ के बारे में बात करना शुरू करती हूँ, तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अच्छा i5 है। फॉर एग्जांपल आप i5 लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट है वो 11,400 है, और उसी का मैं बड़ा भाई बताऊँ तो 11,600 है। दोनों i5 हैं लेकिन दोनों के मॉडल्स अलग हैं। आप ये नहीं कह सकते दोनों की सिमिलर परफॉर्मेंस है, नहीं भाई, 11,600 काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा 11,400 से। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कौन सा मॉडल पिक कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने सोचा कि यार i5 ले लूँ, लेकिन आपको ज़रूरत थी 11,600 की और आपने ले लिया गलती से, सिर्फ आपने रिसर्च नहीं करी तो आपने ले लिया 11,400, और आप बाद में पछता रहे हो कि मैंने ये क्या गलती कर दी। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है, और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप CPU ले रहे हो या APU ले रहे हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये क्या होता है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ कि जिनके खुद के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं APUs। फॉर एग्जांपल आपने इंटेल में देखा होगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक, और राइजन में देखा होगा जो उनके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं, तो वो APUs कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होते उनको क्या बोलते हैं हम सिंपल भाषा में CPU। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो ग्राफिक्स होते हैं वो नहीं होते, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होते। तो अगर आपको डिस्प्ले को पावर तक देनी है तो आपको एक अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। सस्ते सस्ता लगाओ लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ग्राफिक्स नहीं है तो वो ग्राफिक्स को बाहर निकाल ही नहीं सकती। उसका काम सिर्फ CPU का होगा, GPU का उसका काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको APU की ज़रूरत है या CPU की ज़रूरत है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वैसे मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल में कि आप एक APU ले लो, अच्छा सा, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, बाद में अपग्रेड करने में आसानी होती है। अगर आपको फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड लेना है तो अभी आपने पैसे नहीं है तो अभी आपने APU ले लिया, आपको आराम से मज़ों से आपका जो CPU है वो चल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो बड़े ग्राफिक कार्ड में, तो तब तक आपका ग्राफिक का काम आपका CPU जिसे हम APU बोलते हैं वही चलाता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब इस पर आपको ओन रिसर्च करनी पड़ेगी कि कितने तरीके के APUs, कितने तरीके के CPUs, कितने तरीके के राइजन 5 सीरीज़ आती है, 7 आती है, वो आपको खुद ही तहकीक करनी पड़ेगी कि भाई
ये सब क्या झोल झाल है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा सीपीयूज़ के ऊपर भी कि भाई ये ऐसे ऐसे इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के आपके सीपीयूज़ आते हैं और आपको कौन सा पिक करना चाहिए, जिसमें आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया कि ये सारी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी एक सीपीयू बाई करने से पहले, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो आता है आपका मदरबोर्ड, और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको लोग उठा के फेंक देते हैं ऐसे, मतलब ध्यान ही नहीं देते कि भाई मदरबोर्ड इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब माता जी हैं वो हमारी मदरबोर्ड है, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी चीज़ है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने क्या देखा है, सस्ते से सस्ता मदरबोर्ड उठा के लेके जा रहे हैं लोग, बस भाई सस्ता कौन सा है, ये 5,000 रुपये का मदरबोर्ड है, बस काफ़ी है, ले लो, बस खत्म। बस वो देखते ही नहीं है कि भाई वो मिनी ITX है, माइक्रो ATX है, ATX है, कौन सा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा उठा के ले लो। वैसे वो नहीं देखते उसमें पोर्ट्स कौन से हैं, उसमें स्लॉट्स कितने हैं, कुछ भी नहीं देखेंगे, बस सस्ते से सस्ता मदरबोर्ड हमारे पास होना चाहिए, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ हो जाती है। अगर आप फ्यूचर को देख के अगर वो मदरबोर्ड नहीं लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वो क्यों, अगर आप मिनी ITX लोगे तो उसके अंदर सिर्फ 2 स्लॉट मिलेंगे रैम के, लेकिन आप माइक्रो ATX या आप अपना स्टैंडर्ड ATX लोगे तो उसमें आपको 4 पोर्ट्स मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है भाई, सिंपल सी बात कि आपको ज़्यादा अपग्रेडेबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने 2 रैम स्टिक लगा ली, 8-8 GB की, 16 GB कर ली, ठीक है। अब आपको फ्यूचर में 32 करनी है तो आप कैसे करोगे, आपको पुरानी रैम फेंकनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप बड़ा मदरबोर्ड लेते हैं जिसमें आपको 4 रैम के स्लॉट मिलते हैं तो फ्यूचर में अपग्रेडेबिलिटी कितनी आसान हो जाती है, आप मुझे बताइए। बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है कि भाई अभी 2 रैम स्टिक खाली हैं तो भाई अभी 16 GB है, फिर एक और 8 GB, फिर एक और 8 GB, भाई 32 GB तक अपग्रेड कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, और पोर्ट्स का ध्यान रखना है कि उसके अंदर USB 3x2 होनी चाहिए, Gen 2 हो तो और अच्छी बात है, और साथ ही में आपका USB-C हो सके तो वो भी अच्छी बात है। साथ ही में उसमें डिस्प्ले पोर्ट या HDMI पोर्ट का आउटपुट होना चाहिए, तो वो भी ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। और बाकी चीज़ें कि M.2 NVMe का सपोर्ट हो, वैसे ज़्यादातर मदरबोर्ड में आता है। तो आपको ये चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है कि मदरबोर्ड ऐसे ही लपक के सीधा ले लेना नहीं है, आपको भाई रिसर्च करनी है कि मेरे जो CPU है उसके साथ कंपैटिबल मदरबोर्ड सबसे अच्छा कौन सा है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको इंटेल में मदरबोर्ड लेना है तो भाई हर 2 साल के बाद वो मदरबोर्ड प्रोसेसर अपग्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 8 जनरेशन का मदरबोर्ड है इंटेल का, और उसके अंदर इंटेल का 8 जनरेशन का CPU कोई भी लगा हुआ है, और आप चाहते हो कि इन फ्यूचर में मैं 10 जनरेशन का इसमें प्रोसेसर लगा लूँ, तो आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इंटेल सॉकेट चेंज कर देता है हर 1 या 2 साल में। 2 साल में बस मैक्सिमम वो सॉकेट चेंज कर देता है, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे एक नई जनरेशन के CPU में। लेकिन AMD में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास 1st जनरेशन का भी मदरबोर्ड है तो आप उसके अंदर 5th जनरेशन का CPU लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस आपको बायोस अपडेट करने पड़ते हैं, सिंपल सी, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना सॉकेट चेंज नहीं करा है। एक इस वजह से भी AMD की वाहवाही होती है, क्योंकि उन्होंने ये घटिया हरकत नहीं करी है कि उन्होंने सॉकेट चेंज करा है, जिसकी वजह से मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ AMD को कि कोई भी इंसान बड़े मज़ों से आज भी 5th जनरेशन पे अपग्रेड कर सकता है अगर उसके पास 1st या 2nd जनरेशन का मदरबोर्ड है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगली चीज़ है वो है ग्राफिक कार्ड। लोग ग्राफिक कार्ड पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लोग क्या करते हैं कि यार ग्राफिक कार्ड है, सस्ते से सस्ता ले लो। कई बार मैंने देखा है लोगों को, और 710 और 730 इतने बिकते हैं भाई, अमेजोन पे अभी भी जाओगे तो वो बिक रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बिक रहे हैं भाई। वो ढंग से GTA 5 तक तो चला नहीं सकते, 2013 का गेम, और आप अभी भी 710 और 730 ले रहे हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कम से कम मतलब बिल्कुल ही बेकार, तो 1030 तो ले लो। वैसे 1030 को भी मना करूंगा आज की तारीख में, आप 1650 या आप 1050 Ti ले लो, सेकंड हैंड 1050 Ti मिले तो वो ले लो। लेकिन यार 1030 या उससे नीचे जाना तो बहुत ही बकवास चीज़ है। 1030 भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आज की तारीख में, लेकिन फिर भी अगर आपका बिल्कुल लो बजट है भाई, 6,000 रुपये का आप किसी तरीके से ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, तो भाई 1030 से अच्छा आप 750 Ti ले लो, उससे अच्छा वो रहेगा। या फिर आप अपना 1050 Ti या 1050 ले लो, उससे अच्छा वो रहेगा सेकंड हैंड, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड जो बिल्कुल सस्ते वाले उन पे ध्यान मत दो, और आपका बजट ज़्यादा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप 1650 या 1660, 3060, 3070 कोई भी ले सकते हो। तो बजट ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, तो फिर तो आप अच्छे ग्राफिक कार्ड लोगे। लेकिन बजट कम है तो भाई बच के रहना सस्ते ग्राफिक कार्डों से, 1030 से भी बच के रहना। उसकी जगह 750 Ti ले लो, उससे अच्छा वो रहेगा। या फिर आप 1050 सेकंड हैंड ले सकते हो, या 1050 Ti भी सेकंड हैंड ले सकते हो, और 1650 Ti मिल जाए सेकंड हैंड तो और भी अच्छी बात है। तो ध्यान रखना कि आपको 1030 या 1030 से नीचे कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं लेना है। 750 Ti से इस वजह से कह सकता हूँ क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस 1030 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। गेमिंग वो आपको अच्छी करवाएगा, आपको जो ग्राफिक परफॉर्मेंस मिलेगी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसके बाद हम अगली चीज़ की बात करें, वो आती है रैम पे लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई रैम बहुत क्रूशल पार्ट है किसी भी सिस्टम का। मतलब हर पार्ट क्रूशल पार्ट है, और मेरे कंप्यूटर में भी क्रूशल की रैम पड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल पार्ट हो गया वो। लेकिन जोक्स असाइड, लेकिन जो रैम होती है आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि वो हाई से हाई फ्रिक्वेंसी हो, मतलब 3200 मेगाहर्ट्ज़ तो होनी ही चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज की तारीख में भी आप 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ले रहे हैं,
तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं या नया पीसी ले रहे हैं तो उसके अंदर जो रैम हो वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की हो। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रख, लोग फ्रिक्वेंसी को तो अपने माइंड में रखते हैं लेकिन लेटेंसी को भूल जाते हैं कि भाई हाई फ्रिक्वेंसी तो ले लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते उसकी लेटेंसी कितनी है। अगर उसकी लेटेंसी हाई है तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हाई फ्रिक्वेंसी लेने का, क्योंकि लेटेंसी उसकी लो है, वो आपकी स्पीड कम कर देगी। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप रैम ले रहे हो तो आप उसकी लेटेंसी भी चेक करो। डिस्क्रिप्शन पे गूगल पे सर्च कर लो, लेटेंसी भी मिल जाएगी आपको, उसकी फ्रिक्वेंसी भी मिल जाएगी, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप जाके गूगल कर सकते हो। आप ध्यान रखना आपको लेटेंसी लो चाहिए और फ्रिक्वेंसी हाई चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी हाई है और लेटेंसी भी हाई है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और फ्रिक्वेंसी लो है और लेटेंसी लो है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो सिर्फ स्पीड के पीछे मत भागना कि फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, साथ साथ लेटेंसी भी चेक करना। और मिनिमम रैम तो आज की तारीख में 8 GB से नीचे आप पीसी में तो आप, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, दूर दूर तक भाई भाग जाओ, 8 GB से कम लेना ही मत। 4 GB भी मत लेना, ज़्यादा पैसे लगा लो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, लेकिन 8 GB लेना, 8 GB से नीचे मत लेना। और जो आप ज़्यादा करना चाहते हो तो 16 GB कर सकते हो, मतलब 8 या 16 इन दो की तरफ आप घूम सकते हो। अगर आपका काम इतना हैवी नहीं है तो 8 GB, हैवी काम है तो 16 GB, और आपका बहुत ज़्यादा हैवी है तो फिर आपकी मर्ज़ी है 32 GB 64 GB जितनी भी आपको रैम लगानी है वो आप लगा सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना रैम लेते हुए भी। इसके बाद मैंने देखा है कि आजकल लोगों में जागरूकता हो चुकी है कि वो SSD के बारे में जान चुके हैं कि भाई SSD लगा लो पीसी फास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लैपटॉप में तो मैं आग बंद करके बिल्कुल बोलूँगा, लेकिन डेस्कटॉप में नहीं बोलूँगा, क्योंकि SSD भी भिन्न भिन्न प्रकार की आती हैं। आपकी सेटा आती है, M.2 सेटा आती है, NVMe आती है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको कौन सी लेनी है। तो पीसी में भाई मैं सेटा बिल्कुल सरे से मना करता हूँ, बिल्कुल। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि क्यों सेटा SSD मत लो, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। क्योंकि भाई सेटा की स्पीड बहुत कम होती है, जो SSD होती है सेटा उसकी स्पीड बहुत कम होती है एक NVMe M.2 NVMe SSD से। तो भाई अगर आप, और ज़रा सी महंगी होती है भाई, वो थोड़ी सी महंगी होती है NVMe SSD, ज़्यादा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता कि भाई दुगना प्राइस है, ज़रा सा महंगा होता है। तो आप ज़रा सा पैसा डाल के ना आपको स्पीड और भी कई ज़्यादा गुना मिलेगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अगर एक SSD दे रही है 500 Mbps की स्पीड, तो एक सस्ते से सस्ती मरती हुई NVMe SSD भी ना 2000 Mbps की स्पीड देगी, मतलब उससे तकरीबन 3 या 3.5 गुना ज़्यादा। और एक अच्छी NVMe SSD ले ली तो वो तो 3000 Mbps देगी, 3500 भी दे सकती है, और अब तो भाई नई जो जनरेशन 4 की है वो तो और अच्छी देंगी। तो एक M.2 NVMe SSD लीजिए प्राइमरी स्टोरेज के लिए, मतलब जिसमें आपके विंडोज़ हो, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हो वो इंस्टॉल हो, वो M.2 NVMe में इंस्टॉल हो। और जब आप देखोगे ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा सीरियसली। और अगर आपको सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए तो आप उसकी जगह आप एक हार्ड डिस्क भी रख सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी मूवीज़, अपने जितने भी स्टोरेज होगा, जितनी भी फाइल होंगी, वो एक हार्ड डिस्क में रख सकते हो जो 7200 RPM की आ जाएगी, तो आप उसके अंदर रख सकते हो। बाकी आप 256 या 512 GB की एक M.2 NVMe SSD ले सकते हो। तो M.2 NVMe इज़ मस्ट, ठीक है। मैं सेटा भी मना करूंगा बिल्कुल। और ध्यान रखना कि उसके अंदर DRAM भी होनी चाहिए, कहीं आप बिना DRAM वाली ले लें तो फिर आप सोचो कि यार दानिश ने तो ये बोला था कि सेटा से अच्छी स्पीड देगी, लेकिन कभी कभार तो ये सेटा से भी बुरी स्पीड देती है। तो DRAM भी उसके अंदर ध्यान रख लेना। वैसे SSD के ऊपर पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसपे तो शायद कोई भी ध्यान नहीं देता, मतलब बहुत ही शायद 1% लोग होंगे पीसी बिल्डिंग में जो ध्यान देते होंगे, वो है पावर सप्लाई। कोई ध्यान ही नहीं देता, सस्ते से सस्ती पावर सप्लाई पकड़ लो बस काम हो गया। लेकिन भाई नहीं लेनी चाहिए सस्ती से सस्ती पावर सप्लाई। आपको पावर सप्लाई में थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सस्ती ले ली तो इन फ्यूचर कोई भी चीज़ हुई, आपके पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने करंट बाईपास कर दिया, आप क्या करोगे? वो सीधा मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड को फूंक देगी, मतलब सीरियसली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक अच्छी पावर सप्लाई लो जो कि एक अच्छी प्रोटेक्शन दे आपकी पीसी को। आपने सस्ती ले ली, कोई घपला हुआ, करंट बाईपास हो गया या वो भी फूक गई, चलो आपने सोचा सस्ती लगा लो, वो फूक जाएगी तो नहीं लगा लूँगा, नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि वो आपके पीसी के कंपोनेंट्स को भी फुका सकती है। भाई ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले उसको फुकाएगी, और मदरबोर्ड को शायद सबसे पहले फुका दे वो, और अगला जो उसका टारगेट होगा वो ग्राफिक कार्ड होगा। पता चला आपने पैसे बचाने के चक्कर में आपने 50,000 का अपना नुकसान कर दिया। तो एक अच्छी पावर सप्लाई। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप कॉसियर की TX या VS सीरीज़ जाके ले लें कि भाई इतनी महंगी पावर सप्लाई लेने को बोल रही है हमें। आप CV सीरीज़ ले सकते हैं कॉसियर की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक बजट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। क्योंकि भाई जो कॉसियर की CV सीरीज़ है वो आपको 550 वॉट्स की पावर सप्लाई आराम से 4000 से नीचे देखने को मिलती है, 3800 3500
अराउंड घूमती रहती, कभी महंगी हो जाती कभी सस्ती, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस पे लें। लेकिन वो 4000 के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप CV सीरीज़ ले लीजिए, 3-4 हज़ार रुपये की यार एक पावर सप्लाई ले लो, आपका कंप्यूटर तो सेफ रहेगा ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि जाके महंगी वाली पावर सप्लाई ले लो, अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड बोलूँगा कि आप VS सीरीज़ या TX सीरीज़ लो यार कोसियर की। इसके बाद अगली चीज़ है वो है कैबिनेट। कैबिनेट पे भी भाई कोई ध्यान नहीं रखता कि कौन सा कैबिनेट ले लो, कहते हैं सस्ते से सस्ता लो, इसके अंदर पार्ट्स से तो डालने हैं, अंदर पार्ट्स अच्छे होने चाहिए, बाहर से तो कैसा भी रखो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करते हैं। आपको थोड़े से पैसे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा पैसों का कैबिनेट ले लो, नहीं, आप थोड़ा सा महंगा कैबिनेट ले लो, महंगा भी नहीं, मतलब जो बिल्कुल चीप होते हैं उससे थोड़ा बेहतर ले लो। क्यों? क्योंकि भाई उसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। पता चला आपने कैबिनेट ले लिया, उसकी बिल्ड क्वालिटी बेकार है और दिखने में भी अच्छा नहीं है, थोड़े तो पैसे उसमें लगाओ। और साथ साथ में ये भी देखो कि उसके अंदर जो केबल मैनेजमेंट होगा वो कैसे होगा। ये नहीं कि उसके अंदर केबल मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं दिया है, सारी जो केबल्स हैं वो सब दिख रही हैं, गंदा गंदा सा लग रहा है। जब भी आप PC खोलते तो सिर्फ तार 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 तार, नहीं भाई, आप उसके अंदर देखो कि केबल मैनेजमेंट अच्छा है, आप ये सारी चीज़ें देखो उसके अंदर। और साथ साथ में ये भी देखो कि भाई उसकी जो बिल्ड क्वालिटी हो वो थोड़ी अच्छी हो। ये नहीं हो कि वो जो कैबिनेट है वो मज़ों से अर्थ पास कर रहा है कि आप उसको हाथ लगा रहे हो और बाई चांस अर्थ आ रहा है आपके PC में तो वो आपको करंट मार रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि कैबिनेट एक ऐसा लें जिस पर आप थोड़ा सेफ रहें और केबल मैनेजमेंट भी अच्छा हो, खूबसूरत भी, और वो थोड़ा अर्थ भी नहीं मारे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ज़्यादा महंगा कैबिनेट नहीं आता, सस्ते में भी ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बिल्कुल चीप मत लेना। और उनके साथ जो पावर सप्लाई आती है ना सस्ते कैबिनेट के साथ, उनको तो फेंक ही देना, उनको तो कभी ज़िंदगी में भी यूज़ मत करना, बहुत ही बकवास होती हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो भी आपसे बोलूँगा कि एक कीबोर्ड और माउस भी एक अच्छा लें। अब भाई ये क्यों बता रहा हूँ कि अच्छा ले, हम ले लेंगे जो भी हमारा बजट होगा, नहीं भाई। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सस्ते से सस्ता माउस ले लो, 200 रुपये का माउस और 400 रुपये का कीबोर्ड, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एक कीबोर्ड एक अच्छा माउस भी होना ज़रूरी है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक अच्छा कीबोर्ड और एक अच्छा माउस यूज़ करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी कि वायरलेस लो या वायर्ड लो, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि 1000 रुपये का लॉजिटेक का एक अच्छा माउस आ जाता है वायरलेस। और साथ ही मैं बात करूँ जो कीबोर्ड है वो भी आपको एक मैकेनिकल कीबोर्ड भी 1800 या 1900 रुपये में बड़े मज़ों से आज की तारीख में देखने को मिल जाते हैं। जो स्टार्टिंग प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो 3000 रुपये में आपके माउस और कीबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। और आप जब यूज़ करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक अच्छा माउस और एक अच्छे कीबोर्ड यूज़ करने में क्या मज़ा आता है। मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 6000 रुपये का माउस यूज़ कर रहा हूँ और एक 4000 रुपये का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि हाँ वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। अगर बेकार होते हैं, मुझे अगर मैं पुराने वाले की बात करूँ तो मुझे पता है वो कैसे हैं। अगर मुझे पुराना माउस दे दिया जाए आज की तारीख में तो मैं यूज़ नहीं कर सकता ना। तो एक अच्छी चीज़ की वैल्यू तभी आपको पता चलती है जब आप उसको ख़रीदते हो, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि एक ढंग का 1000 रुपये का माउस और एक कम से कम 2000 रुपये का कीबोर्ड तो आप आज की तारीख में ले लीजिए, 2000 से 2500 रुपये तक का कीबोर्ड, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सके। इसके बाद अगली चीज़ जो कि शायद मैंने आज तक किसी के पास अच्छी देखी नहीं है, वो है स्पीकर्स। भाई वो इतने नन्हे नन्हे से स्पीकर नहीं होते, वो लोग लगा के रखते हैं अपने PC में, मुझे समझ में नहीं आता क्यों भाई, इससे अच्छा लगाओ ही मत। इतने छोटे छोटे उसके अंदर आवाज़ तक कुछ समझ में भी नहीं आता कि वोकल्स क्या है, सामने वाला बोल क्या रहा है, यही तक समझ में नहीं आता उन स्पीकर्स में, लेकिन लोग लगा लेते हैं पता नहीं क्यों। और पूछो तो भाई मैं ज़्यादा सुनता ही नहीं हूँ, मेरे पास हेडफोन्स हैं भाई। वैसे तो मैं बोलूँगा कि अगर आप हेडफोन ज़्यादा लगाते हैं तो स्पीकर की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, लो मत। लेकिन अगर आपको स्पीकर्स चाहिए तो भाई आप एक अच्छे स्पीकर्स में इन्वेस्ट करिए, मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा। क्योंकि हेडफोन्स भी आप हर टाइम लगाएंगे तो भाई कानों में दर्द होने लगता, मुझे तो होने लगता है। मैं इतने हेडफोन नहीं लगाता, नेक बैंड हाँ यूज़ कर लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा, वो भी कॉलिंग के दौरान बस, उसके अलावा वो भी यूज़ नहीं करता हूँ। मोस्टली मैं हेडफोन से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि वो कान में, और इतने बड़े जो हेडफोन्स होते हैं जो कान को ढक देते हैं और फिर ईयर पास नहीं होती, फिर पता नहीं अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उनको मैं ज़्यादा देर इतने पहनता नहीं हूँ, मैं हटा देता हूँ। वो कितने भी अच्छे ब्रांड के क्यों ना हो, मैं हटा देता हूँ। उसकी जगह मैंने स्पीकर यूज़ करे हैं। मेरे पास वैसे 4 स्पीकर हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, आप देख सकते हैं। नीचे की बात करूँ तो शायद वो पायनियर के हैं, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उनको। तो नीचे वाले वो हैं। ऊपर के जो है वो मैंने अभी ट्रायल के पर्पज़ में बनाए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकले, जो कि फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाइक के स्पीकर थे, कार के स्पीकर थे, लेकिन मैंने उनको वो वुडन बॉडी बनवाई और उसके अंदर फिट करवा दिया। तो ये एक स्पीकर 2000 रुपये का था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड, 2000 रुपये में बहुत बेहतरीन साउंड मुझे देखने को मिली। मुझे इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी इन स्पीकर से, लेकिन बहुत अच्छे स्पीकर थे। और बाकी जो ये वुडन का था वो अलग खर्चा था। तो एक मुझे अच्छे स्पीकर्स मिल गए और अब मैं इस पर 4 स्पीकर लगाया हुआ हूँ, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। और मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, कोई भी चीज़ सुन रहा हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कानों को कि बड़े मज़ों से आवाज़ आ जाती है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अच्छे स्पीकर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा सुने हैं और एक अच्छे स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपकी जो सुनने का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल इधर से उधर कर देते हैं। अगर आप एक ही चीज़ किसी बेकार स्पीकर्स में सुन रहे हो तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आप सोच रहे हो कि बोल क्या रहा है, छोड़ो ना, आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे। और वही चीज़ आप एक अच्छे स्पीकर में सुनोगे तो आपके कानों को अच्छा लगेगा, आप खुद बोलोगे कि यार
और सुनाओ यार, मतलब ये चीज़ फ़र्क आती है। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये आपको मैं। इसके बाद जो एक और चीज़ है जो कि उसको भी शायद आजकल लोग ध्यान देने लगे, अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली लोग, आम लोग ध्यान नहीं देते, वो हैं मॉनिटर। और मैं ज़रूर बोलूँगा कि भाई मॉनिटर पे आप ज़रूर से इन्वेस्ट करें एक अच्छे मॉनिटर पे। क्यों? क्योंकि भाई ये आपकी जो आँखें है ना, ये उन मॉनिटर से कई गुना महंगी है, मतलब कई लाख गुना महंगी है, ठीक है। वो मॉनिटर मुश्किल से 7-10 हज़ार रुपये का आएगा, ये आपके लाखों की आँखें होंगी। अगर कुछ परेशानी आ गई ना तो आप ज़िंदगी भर भुगतते रह जाओगे, चश्मे के नंबर लग जाएंगे। इस वजह से सबसे पहली बात TN पैनल तो लो मत। क्यों? क्योंकि भाई उसमें पहली बात तो यार उसके कलर्स इतने अच्छे नहीं होते, तो TN पैनल को तो साइड में रख ही दो, बिल्कुल मत लेना उसको, तो मना कर रहा हूँ मैं। IPS पैनल लो, लेकिन उस पर भी कई चीज़ों का ध्यान रखना कि उसके अंदर एंटी ग्लेयर की कोटिंग हो, जो उसकी फ्रंट हो वो थोड़ी सुनो, उसके ऊपर एंटी ग्लेयर की कोटिंग हो, साथ ही साथ वो फ्लिकर फ्री हो। कई लोगों को आंखों की परेशानी होती है, अगर स्क्रीन थोड़ी सी फ्लिकर हो तो फ्लिकर फ्री स्क्रीन हो, और साथ साथ में वो ब्लू लाइट फिल्टर के साथ आती हो। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना कोई भी मॉनिटर लेने से पहले। और साथ ही में बात बोलूँ तो मैं एक यहाँ पे रिकमेंडेशन दूंगा कि आप BenQ का मॉनिटर ले लो। मैंने यूज़ करा है, मैंने LG, सैमसंग, एसर आपका और भी मतलब हर कंपनी का मैंने टीवी मॉनिटर मैंने यूज़ करा, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ BenQ का वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है अपनी आपकी आंखों के लिए। मतलब उससे अच्छा कोई और मॉनिटर नहीं हो सकता आपकी आंखों के लिए, वन ऑफ द बेस्ट है। आंख बंद करके ले लो अगर आपको अपनी आंखों की केयर चाहिए। और साथ ही में भाई साइज़ कितना लेना चाहिए, मेरे पास 32 इंच के 2 मॉनिटर है। 32 इंच मत लेना बिल्कुल भी ना, मना करूँगा बिल्कुल। मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन आपके लिए सच में परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक तो मेरी टेबल बहुत बड़ी है, तभी ये 2 मॉनिटर आ रहे हैं। आमतौर पर इतनी बड़ी टेबल कोई नहीं रखता है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी इतनी बड़ी टेबल नहीं होती और मैं 32 इंच का मॉनिटर लगा लेता, मैं अपना सर पीटता रहता क्योंकि मैंने क्यों मंगा लिए। लेकिन अभी नहीं पीटा क्योंकि टेबल बड़ी है, और साथ ही साथ इतना बड़ी जो स्क्रीन है भाई, इतनी बड़ी जो स्क्रीन है, कई लोग उसका यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, तो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इस वजह से मेरे लिए परफेक्ट है। और मैं ट्रिपल मॉनिटर से आया हूँ, और वो 25-25 इंच के मॉनिटर थे, लेकिन ये 2 मैंने मॉनिटर लगाए 32 इंच के, तो मुझे स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिली, और मैं ट्रिपल मॉनिटर का यूज़ करता था, इस वजह से मुझे ये इतने बड़े नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे आपको बहुत बड़े लगेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको छोटे मॉनिटर तो लेने नहीं है, मतलब ये 18 इंच, 19 इंच, 20 इंच, 21 इंच, इनकी तरफ देखना भी मत, उठा के फेंक दो। आपको कम से कम जो साइज चाहिए वो 24 इंच चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्यों मेरे पैसे तुम बर्बाद करना चाह रहे हो? मैं छोटा मॉनिटर ले सकता हूँ। अब आप ये बोलोगे, लेकिन मैं आपसे क्या बोलूँगा मेरे भाई, कि आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप मॉनिटर लेंगे, छोटा मॉनिटर लेंगे, तो आप यूँ घुस के देखेंगे उसको, आपकी आंखों पे फ़र्क पड़ेगा। भाई मॉनिटर सच में उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ताल्लुक आपकी उसका आंखों से होता है। तो भाई एक छोटा मॉनिटर मत लेना, कम से कम 24 इंच, और 24 इंच से 27 इंच। 27 इंच से बड़ा भी मैं मना करूंगा, अगर आपकी टेबल पे स्पेस है तब जाके आप 32 इंच लो, अदरवाइज आप 27 इंच लो और 24 इंच, इन दोनों के बीच में घूमते रहो। वैसे 24 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 27 आता है। अब आपके ऊपर है कि अल्ट्रा वाइड लो, नॉर्मल लो, वो सब आपकी है। वैसे सबसे अच्छा मॉनिटर तो मुझे लगता है 34 इंच का अल्ट्रा वाइड, लेकिन महंगा बहुत आ जाता है, वो बात अलग है। तो आप ध्यान रखना है मॉनिटर का भी लेते हुए, क्योंकि ये चीज़ मसला आपकी आँख का है। और आँख के साथ बोलूँ तो एक रिकमेंडेशन बोलूँगा कि एक चेयर भी आप अच्छी लीजिए जिसका बैक सपोर्ट अच्छा हो। ये सस्ती प्लास्टिक की चेयर पे मत बैठना, वो आपकी जो बैक की है वो बिल्कुल हवा ख़राब कर देगी, क्योंकि लोग पीसी पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सेशन करते हैं, तो आपके बैक की वो बिल्कुल हवा ख़त्म कर देगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये एक बस एक एड ऑन कर दिया कि चेयर भी एक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद लास्ट चीज़ है वो है विंडोज़। भाई विंडोज़ आप ख़रीद लो भाई, सीरियसली आज की तारीख में विंडोज़ इतनी सस्ती हो चुकी है। 10 और 11 तो फ्री अपग्रेड है भाई। विंडोज़ 10 अराउंड आपको 1000 से 1300 रुपये की मिलेगी। 1000 रुपये की आपको होम मिलेगी, 1300 रुपये की आपको प्रो मिलेगी। आप कोई भी ले लो, वैसे मैं प्रो बोलूँगा, तो आप ले लो भाई। मैंने खुद से ली है, मुझे 1300 रुपये की विंडोज़ 10 प्रो मिल ली थी। मैंने कब ली थी, शायद 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 या 2 साल हो गया होगा। तो मैं जेन्युइन विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बोलूँगा कि भाई जेन्युइन विंडो ही यूज़ करिए, क्योंकि पायरेटेड यूज़ करेंगे तो भाई आपको हर बार अपग्रेड करने के लिए नई विंडो डालनी पड़ेगी। 100 चीज़, मतलब बहुत सरदर्द है। क्यों पायरेटेड यूज़ करो, जेन्युइन यूज़ कर लो चुपचाप से, कोई आपको वायरस का खतरा भी नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको मेरे भाई ध्यान रखनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कह रहोगे यार कितनी लंबी वीडियो बना दी और क्या क्या बता दिया है इसने पीसी बिल्डिंग के रिलेटेड। भाई लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी होती है, और इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करनी होती है। और SSD और रैम और
मदरबोर्ड के ऊपर देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पे, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और भी कई सारी वीडियोस बना रखी हैं मैंने चैनल पे, जाके करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी पीसी पार्ट्स के रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने ये पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक एक पार्ट्स पे मैं वीडियो बनाऊँ कि उसको खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। रैम को खरीदने से पहले, प्रोसेसर को खरीदने से पहले, ग्राफिक कार्ड को खरीदने से पहले, कैबिनेट को खरीदने से पहले। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाओ ताकि लोगों को हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाए बड़े मज़ों से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।